बिहार की सियासी तस्वीर बाहुबलियों के बिना अधूरी है। राजनीतिक अपराधीकरण की चर्चा जब जब इस देश में होगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बगैर इसे किसी सार्थक मोड़ तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि बिहार में बाहुबलियों ने सियासत को सीढ़ी बनाया तो सियासत ने भी इन्हीं बाहुबलियों से टेक लगाकर कुर्सी को टिकाना चाहा। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों को सियासी पनाह मिलती रही तो कभी उन्होंने सीधे राजनीति को ही कवच बना लिया। ये गिनती एक दो नहीं, दहाई तक पहुंची। ऐसे ही बाहुबलियों में से एक हैं आनंद मोहन। पिछड़ों के खिलाफ सवर्ण एकजुटता को अपना मिशन बनाकर जिस तरह से आनंद मोहन ने बदला अपराध और राजनीति के जरिए अपना कद और पहचान बनाई, उन्हें बाहुबली का तमगा दिलाया। वो यकीनन बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे ये किस्सा दर्ज हुआ, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। रौबदार मूछें, सफेद सफारी सूट और संसद के अंदर भी आंखों पर काला चश्मा। बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन सिंह की यही पहचान बन चुकी थी। बिहार के कोसी क्षेत्र का वो बाहुबली जो सवर्णों का नायक बनकर उभरा तथा कथित हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हत्यारा बन बैठा। कोसी इलाके में कभी यादव समाज के बाहुबलियों से आनंद मोहन सिंह का सीधा खूनी टकराव यादव बनाम राजपूत हो चुका था। 20 साल से भी कम उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले आनंद मोहन सिंह की दबंगई ऐसी कि 90 के दशक के शुरुआती साल में बाहुबल और अपराध के दम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। आनंद मोहन सिंह को सवर्णों का इस कदर समर्थन था कि उनके समर्थक माथे पर "मैं ही आनंद मोहन हूं" लिखी पट्टी बांधकर चलते। आनंद मोहन का जन्म सहरसा के गांव पनगछिया में 26 जनवरी 1956 को हुआ। रसूखदार राजपूत परिवार में जन्मे आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, लिहाजा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनके खून में था। उस दौर में सीमांचल यानी कोसी क्षेत्र में गुलाब यादव और अर्जुन यादव जैसे बाहुबलियों का आतंक था। यादव बाहुबलियों की दबंगई से सवर्णों का एक बड़ा तबका डर के साथ ही गुस्से में जी रहा था। छात्र जीवन में ही आनंद मोहन ने अर्जुन यादव और गुलाब यादव जैसे बाहुबलियों से लोहा लेने की ठान ली। देखते ही देखते ये टकराव खूनी हो गया। अब कोसी क्षेत्र में लड़ाई यादव बनाम राजपूत होते हुए यादव बनाम सवर्ण हो गया। आनंद मोहन बंदूक थाम चुके थे, उन पर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई। इधर मुकदमे बढ़ते गए, उधर आनंद मोहन का औरा और कद भी बढ़ता गया। आनंद मोहन का जन्म रसूखदार परिवार में हुआ था। दादा नामी स्वतंत्रता सेनानी थे और इलाके में उनका रुतबा था। दादा ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इलाके में उनके परिवार का अपना रुतबा और अपना दबदबा था। इसी परिवार में आनंद मोहन बड़े हो रहे थे। बचपन से ही आनंद मोहन ने ताकत, शोहरत, रुतबा, पैसा सब कुछ देखा था। वो देखते थे कि किस तरीके से उनके पिता, उनके दादा समाज सेवा में लड़ रहे हैं और जो भी अन्याय करता है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। और यही जो डीएनए है वो आनंद मोहन के खून में भी शामिल हुआ। लेकिन परिवार से अलग आनंद मोहन ने हमेशा अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका, लेकिन उसमें उग्रता थी, उसमें जोश था, उसमें जुनून था। और यही चीजें आनंद मोहन को आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। आनंद मोहन 17 साल के थे तभी 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हो गया। आनंद मोहन भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद गए। गर्म और जोशीला खून, उस वक्त उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। तब इस उम्र के युवा भविष्य में नहीं वर्तमान में जीते थे। देश में इमरजेंसी लग गई, छोटे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी थी। आनंद मोहन भी गिरफ्तार किए गए, 2 साल जेल में बिताया। बगावती तेवर और रसूखदार राजपूत परिवार से होने के चलते जल्द ही आनंद मोहन राजपूत बिरादरी ही नहीं, सवर्णों के दबंग नेता बन गए। अपराध जगत में तेजी से नाम बढ़ा तो 1980 में अपनी पर्सनल आर्मी बना ली। नाम रखा क्रांतिकारी समाजवादी सेना।
इसमें यादव बाहुबलियों के सताए हुए सवर्ण जाति के लड़के शामिल हुए और बंदूकें थाम ली। कुछ ऐसे भी सवर्ण युवाओं ने हथियार उठा लिए जो क्राइम की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। सीमांचल में अब आनंद मोहन का आतंक फैल चुका था। देखिए, वैचारिक तौर पर आनंद मोहन की पृष्ठभूमि समाजवादी रही है। इनके दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे और ये एक तरह से अपने को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का शिष्य बताते थे और कहते थे कि हमारे प्रेरणा स्रोत वही हैं। राजनीति में उन्होंने ही हमें लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। तो जहाँ तक वैचारिक पृष्ठभूमि की बात है, आनंद मोहन की वैचारिक पृष्ठभूमि हमेशा सोशलिस्ट पृष्ठभूमि रही है और उसमें सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा रही है। उसमें कोई बड़ा और छोटे का भेदभाव जैसी बात नहीं होती है। तो समाजवादी विचारधारा तो उस समय की एक वैसी विचारधारा थी जिससे लोग बड़ी ही खुशी खुशी जुड़ते थे और उस आंदोलन को धार देते थे। आनंद मोहन की विचारधारा भी समाजवादी विचारधारा ही थी। ठीक है, थोड़ा जो उस समय का कालखंड था और जिस तरह से कोसी में एक माहौल था दबंगता का, उस दबंगता के माहौल ने बार बार आनंद मोहन को भटकाने की कोशिश की और जब इनके समाज के लोग इनके अंदर में नायकत्व देखने लगते थे तो आनंद मोहन उनके लिए खड़े हो जाते थे। हालांकि उसके खामियाजा भी भुगतने पड़ते थे, लेकिन आनंद मोहन हमेशा खड़े रहे, मुखर रहे और विचारधारा के साथ जुड़े रहे। इसलिए विचारधारा के स्तर पर आनंद मोहन को मैं मानता हूं कि ये समाजवादी विचारधारा के काफी निकट थे। आनंद मोहन पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। सिर पर कई मुकदमे लद चुके थे। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। 1982-83 में तो पुलिस ने आनंद मोहन के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भले ही आनंद मोहन पर इनाम घोषित कर दिया गया हो, आनंद मोहन रुकने वाले नहीं थे। आनंद मोहन गुनाहों के कई ऐसे किस्सों से जुड़ने वाले थे जिनका न केवल बिहार की सियासी तस्वीर पर प्रभाव पड़ने वाला था बल्कि उनकी खुद की जिंदगी पर भी। आनंद मोहन की पहचान यहाँ बदल चुकी थी। अब उनकी गिनती कुख्यात लोगों में होने लगी। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में कूदने वाले आनंद मोहन ने अपनी दिशा जो बदली, उसमें उन्होंने एक ऐसी राह पकड़ी जिसने सवर्णों का भले ही लोकप्रिय चेहरा बना दिया, लेकिन कानून की नज़र में एक अपराधी, क्योंकि 1974 का ही दौर था जब जेपी आंदोलन के दौरान आनंद मोहन पर इल्जाम लगा। एक रात में 7 थानों को फूंक दिए जाने की यह घटना सहरसा में हुई, जिसमें पुलिस के हथियार तक लूट लिए गए। हालांकि आनंद मोहन की इस हरकत को लेकर लोग भी बटे थे। कुछ उन्हें इस घटना के बाद भी रॉबिन हुड की तरह देख रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस और प्रशासन की नजर में आनंद मोहन ने उस पर सीधा हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से आनंद मोहन का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह बदल गया। आनंद मोहन ने जेपी आंदोलन में भी भाग लिया था और यहीं से उनके मन में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पहली नींव पड़ी। हालांकि बचपन से ही वो अपने घर में समाज सेवा देखते आ रहे थे, लेकिन परिवार के उलट आनंद मोहन के मन में हमेशा अत्याचार और आतंक के खिलाफ आक्रोश की भावना पनपती थी। कॉलेज के दिनों से ही आनंद मोहन राजनीति में भी सक्रिय हो चुके थे और उनकी आपराधिक जीवन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 70 के दशक में, जब कोसी क्षेत्र में आतंक के पर्याय माने जाने वाले गुलाब यादव और अर्जुन यादव का सिक्का चलता था। और ये दोनों जो गैंग थे, ये हमेशा गरीबों, मजलूमों और जो कमजोर लोग हुआ करते थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और इसी के खिलाफ आनंद मोहन ने बिगुल फूंक दिया, लड़ाई छेड़ दी। और आतंक के खिलाफ जो लड़ाई आनंद मोहन ने छेड़ी, शायद उसमें वो कहीं ना कहीं अपराधियों की जो मदद होती है वो लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो सवर्ण जाति के जो विद्रोही थे
उन लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया और सवर्णों का भी साथ आनंद मोहन को मिलने लगा। लेकिन इन सब के चक्कर में आनंद मोहन अपराध की दुनिया में कब वो आ गए उन्हें शायद खुद ही नहीं पता चल सका और धीरे धीरे आनंद मोहन उस इलाके के आतंक के पर्याय बन गए। लेकिन सवर्णों का जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा था, बिहार की राजनीति में भी आनंद मोहन का नाम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। आनंद मोहन अपना रसूख कायम करने में कामयाब रहे थे। अब बारी थी उसको विस्तार देने की। इसके बाद 1980 के दशक में आनंद मोहन के हाथ फिर एक बड़ा मौका आया, क्योंकि आनंद मोहन राजपूतों की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में मंडल कमीशन की सिफारिशों का शोर मचा तो बिहार में जातीय तनाव चरम पर पहुंच गया। यहाँ एक बार फिर से सवर्णों और पिछड़ों की जंग छिड़ गई। इसमें भी खास तौर पर राजपूत भूमिहार एक तरफ तो दूसरी तरफ यादव और कुर्मी समेत दूसरी बिरादरियां थीं। दोनों तरफ के लोग संगठित हो चुके थे, लिहाजा मुट्ठी भर लोगों से ये जातीय संघर्ष का नतीजा नहीं निकल सकता था। अब यहाँ आनंद मोहन ने एक अलग तरह का फैसला लिया। ये फैसला था अपनी आर्मी बनाने का, जिसे नाम दिया गया समाजवादी क्रांति सेना का। इस संगठन में सैकड़ों राजपूत युवाओं ने एंट्री ले ली। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी आर्मी की तर्ज पर यहाँ युवाओं को हथियार, ट्रेनिंग और पैसे सब दिए जा रहे थे। इस आर्मी के जरिए जातीय संघर्ष को जिस तरह से बढ़ाया गया या कहें कि विरोधियों का शिकार किया गया, वो बिहार में हर दिन नया खूनी अध्याय के नाम पर दर्ज होने लगा। क्योंकि सेना की तरफ से कोसी और सीमांचल के गांवों में रात में हमले किए जाते, यादव बहुल बस्तियों में आगजनी, लूट और हत्याओं की वारदातें आम होने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस दौर में सेना की बदौलत 100 से भी ज्यादा हत्याएं कोसी और सीमांचल के इलाकों में हुई। उस समय प्रदेश में लालू प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा के, लिहाजा उन्होंने सरकार के खिलाफ आसमान सिर पर उठा लिया। विधानसभा में बड़े सख्त अंदाज में उन्होंने इस मसले को उठाया और सरकार को घेरने की धमकी दे दी, जिसके बाद सरकार पर उठते कानून व्यवस्था के सवाल और अपनी साख बचाने की खातिर आखिरकार सख्त कदम उठाना पड़ा। फिर इलाके में बीएसएफ की तैनाती करवानी पड़ी, तब जाकर इस पर लगाम लग सकी। 70 और 80 के दशक में आनंद मोहन ने खुद को बाहुबली के तौर पर दर्ज करा लिया। यादवों के खिलाफ आनंद मोहन की ये मुहिम ऐसा नहीं था कि 2 दशक में थम गई, बल्कि इसमें अब सियासी एंगल जोड़ने का इंतजार हो रहा था। क्योंकि भले ही राजपूतों और यादवों में जंग चल रही थी, आनंद मोहन भारी पड़ते दिख रहे थे। सच ये भी है कि यादवों में भी समय समय पर मुकाबले के लिए कई नाम उभर कर आते रहे। ऐसा ही एक नाम था पप्पू यादव का, जो 1990 के दौर में युवा होने के साथ एक चर्चित सियासी हस्ती बनने की तरफ बढ़ चले थे। लेकिन उन्हें भी पता था कि उनकी सियासत का सफर राजपूतों के साथ संघर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ सकेगा। लिहाजा 1991 के दौर में पप्पू यादव की भिड़ंत आनंद मोहन से हो गई। आनंद मोहन को सवर्णों का समर्थन लगातार मिल रहा था और यही उनकी ताकत बढ़ा रही थी। जिस तरीके से आनंद मोहन की ताकत बढ़ रही थी, उसी तरीके से राजनीतिक रसूख और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। आनंद मोहन इतने ताकतवर हो गए कि जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई और यहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और तब आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा था। एक तरफ तो आनंद मोहन की राजनीतिक ताकत बढ़ी रही थी, लेकिन जिस तरीके से अपराध की दुनिया में आनंद मोहन का नाम हो रहा था, इसने कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक पतन की पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी थी। क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहे थे, उनका संघर्ष भी बढ़ता जा रहा था और उनका कहीं ना कहीं विरोध भी बढ़ता जा रहा था। इस दौर तक आते आते आनंद मोहन अब सियासत का रुख कर चुके थे। समस्तीपुर से बतौर निर्दलीय विधायकी का आगाज कर दिया था।
अब सियासत को हथियार बनाकर इस लड़ाई को एक नए ढंग से देखने की कोशिश में थे, जिसमें सत्ता का साथ और संविधान से मिले हक से खुद को आजमाने की कोशिश भी थी। कहने को ये भिड़ंत सियासी होनी थी, लेकिन जैसा कि इतिहास रहा, इस भिड़ंत ने बिहार की सियासत में नया खूनी चैप्टर लिखा। क्योंकि जंग पुराने मुद्दों, जिसमें वर्चस्व की सबसे अहम मानकर होती आ रही थी, उसी पर हुई। जगह थी मधेपुरा, मौका था लोकसभा चुनाव का। पप्पू यादव ने कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रखी थी, जबकि आनंद मोहन ने यहां निर्दलीय अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। जाहिर सी बात है कि यह मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच था। चुनाव का नतीजा जो भी आता, लेकिन लोगों को अंजाम की भनक पहले से ही थी। रही बात चुनाव नतीजे की, तो नतीजा पप्पू यादव के पक्ष में आया। 20,000 वोटों के अंतर से पप्पू यादव चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन इस दौर से शुरू हुई हिंसा अगले कई सालों तक बिहार के अखबारों के पन्ने भरती रही, क्योंकि 1995 तक चली हिंसा में कुल 87 हत्याएं इतिहास में दर्ज हो गईं और दोनों तरफ के 50 मुकदमों ने बिहार पुलिस की डायरी को भर दिया। हालांकि 1996 में आनंद मोहन ने शाहाबाद सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। बड़ी बात यह है कि उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे और वहीं से जीत दर्ज करा ली। आनंद मोहन का रुतबा और रसूख हर बड़ी घटना के बाद बिहार में दर्ज होने के साथ अब प्रदेश के बाहर भी पसरने लगा। पर शायद वक्त इंतजार कर रहा था आनंद मोहन के रसूख और रुतबे के पर्दे के पीछे धकेलने का, और आनंद मोहन को सलाखों के पीछे। 1994 का साल आनंद मोहन को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक घटना उनकी जिंदगी का रुख बदल देगी और उनके हिस्से में ऐसी रातें आएंगी जहां उन्हें अपने सिर पर गिनने के लिए तारों का आसमान नहीं होगा, बल्कि कंक्रीट की छतें होंगी। 1994 में आनंद मोहन के करीबी की हुई हत्या के बाद आनंद मोहन की जिंदगी ने करवट ले ली। अक्टूबर महीने में आनंद मोहन का करीबी छोटन शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अपने साथी की मौत ने आनंद मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिर हुआ ये कि आनंद मोहन ने बदला लेने की कसम खा ली। बिहार की इस वारदात ने पूरे देश को चौंका दिया। ये घटना अपने आप में दुस्साहस का प्रमाण थी। भले ही भीड़ पर डीएम की हत्या का इल्जाम हो, लेकिन आरोपों की जद में आनंद मोहन आ गए, क्योंकि उन पर आरोप था भीड़ को भड़काने का। कहा जाता है कि मौके पर मौजूद आनंद मोहन ने दलित अफसर को देखकर भीड़ को ललकार दिया, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि आनंद मोहन खुद पर लगे आरोपों को नकारते रहे। देखिए, पप्पू यादव के साथ अदावत का जहाँ तक मामला है, तो दोनों कोसी इलाके के अपने अपने जो समाज थे उनके नायक थे। पप्पू यादव में भी उस समय नायकत्व देखने की बात थी और दबंग छवि के थे, और आनंद मोहन ने भी अपने को दबंग साबित करने के लिए पप्पू यादव के साथ, तो इन दोनों की लड़ाई संसद से लेकर के सड़क तक रही। सड़क से लड़ाई शुरू हुई और संसद तक गई। कई बार संसद में भी नोक झोंक का नज़ारा देखने को मिला, और वो अदावत जो थी वो कभी कभी बीच बचाव करना पड़ा लोगों को, और लोगों को शांत करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि पप्पू यादव और आनंद मोहन की ये लड़ाई जो 90 के दशक में शुरू हुई थी वो परमानेंट रही। आज तो फिर उसी कोसी इलाके में दोनों ने यू टर्न लिया और दोनों एक दूसरे के सहभागी बने, साथी बने, और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। अभी तो आनंद मोहन जी की बेटी की जो सगाई थी उसमें पप्पू यादव शामिल होते हैं। वो सौहार्द वातावरण दिखता है। चूँकि राजनीति में न कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है, परिस्थितियाँ होती हैं। उन परिस्थितियों का ही एक परिणाम था जब पप्पू यादव अपने तरीके से अपने लोगों को गोलबंद करने के लिए हुंकार भरते थे, आनंद मोहन अपने लोगों को गोलबंद करने के लिए हुंकार भरते थे, और दोनों तरफ से अदावत का दौर चला। दोनों तरफ से एक दूसरे का विरोध करने का दौर चला, वो चाहे सड़क हो या संसद हो। लेकिन आज की तारीख में तो दोनों के बीच में
जो एक सौहार्द है वो दिखता है, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते हैं और आज ऐसी कोई अदावत जैसी चीज़ नहीं लगती है। हाँ, कोसी का इलाका उस समय था जिसमें 2 धुरियाँ बनी थी, जिसमें पप्पू यादव और आनंद मोहन की अदावत की कहानियाँ भी बताई जाती हैं, वो संघर्ष भी बताया जाता है और फिर आज लोग एक साथ खड़े हैं, इसकी भी चर्चा होती है। मामला सीबीआई की जांच में पहुंच गया। जहां से इस मामले की सुनवाई हुई तो 2007 में हाई कोर्ट ने आनंद मोहन समेत 3 अन्य लोगों को मौत की सजा सुना दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई, जहां से 2012 में आनंद मोहन को मौत की सजा से राहत मिली और ये सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। आनंद मोहन की दबंगई और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1995 में डीएम की हत्या मामले से अभी उनका पीछा छूटा भी नहीं था कि 1996 में उन पर फिर आरोप लगा कि एक अखबार के संपादक को धमकाने का। हालांकि इस दौर में वो शाहाबाद से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके थे, लेकिन अपने मिजाज को नहीं बदल सके। मामला ये था कि सासाराम के एक स्थानीय अखबार में उनके लिए हत्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कहा जाता है कि आनंद मोहन खुद अखबार के दफ्तर पहुंच गए और संपादक के सामने पिस्टल रख दी। बताया जाता है कि ये विज्ञापन था जिसके लिए आनंद मोहन साफ लफ्जों में उसे हटाने नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहने को कह दिया। कोर्ट में अखबार की तरफ से बाकायदा इसका बयान भी दर्ज कराया गया। 1998 में अपनी दूसरी संसदीय पारी के लिए उन्होंने आरजेडी का समर्थन हासिल कर लिया। हालांकि 19 साल जेल में काटने के बाद 2023 में बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया तो आनंद मोहन बाहर निकल आए, जिस पर सियासी हंगामा भी खूब हुआ। फिलहाल आनंद मोहन का सियासी सफर थम चुका है। उनके बेटे चेतन आनंद मौजूदा दौर में एनडीए से जुड़े हैं और विधायक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।